नमस्कार विद्यार्थियों, जोबनेर पीजी महाविद्यालय ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट 3 बॉटनी में एक नया चैप्टर लेके आए हैं, पोलिनेशन। पोलिनेशन का मतलब होता है परागण। परागण क्या होता है, परागण की परिभाषा क्या है, परागण कितने प्रकार का होता है, परागण कौन कौन से कारकों से प्रभावित होता है और परागण के लिए मुख्य क्या आवश्यकताएं होती है, इन सब के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने पिछली जो कालांश थी उसके अंदर हमने जो एम्ब्रियो सेक अर्थात भ्रूण कोश की संरचना पढ़ी थी और उसके कार्य क्या होते हैं उन सब के बारे में अध्ययन किया था। तो आज की जो कालांश है उसमें हम बात कर रहे हैं परागण। अब सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि परागण होता क्या है। परागण क्या होता है कि पुष्प के एक स्थान से दूसरे पुष्प में कीटों के द्वारा पराग कणों को ले जाने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है परागण। अब परागण होता सभी पादपों में है, लगभग जितने भी पादप हैं उनमें सब में परागण होता है, क्योंकि बिना परागण के निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती और बिना निषेचन के युग्मनज का निर्माण नहीं हो सकता। जनन की प्रक्रिया के बिना पुष्प और फल का निर्माण नहीं हो सकता। तो इन सब के पीछे कारण क्या है, परागण है। हमने पिछली कालांश में बताया था कि जो एंथर होता है अर्थात पराग कोश, तो जो कीट होते हैं, कुछ जंतु होते हैं या कोई वायु है, जल है, इन सभी कारकों के द्वारा जो परागण की प्रक्रिया होती है वो संपन्न होती है। जनरली हम देखते हैं कि परागण के बारे में सबसे पहले बताया किसने था, तो एक वैज्ञानिक था थियोफ्रेस्टस जो वैज्ञानिक थे उनका नाम काफ़ी लोक प्रचलित नाम है, क्योंकि थियोफ्रेस्टस जो वैज्ञानिक हैं इनको हमें वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनका संपूर्ण जो जीवन है वो वनस्पति विज्ञान के अनुसंधान कार्यों में और पादपों के बारे में इन्होंने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है, इसलिए हम इनको वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जानते हैं। तो थियोफ्रेस्टस वैज्ञानिक ने बताया कि कोई भी कारक, चाहे वो जीव हो, पक्षी हो या कोई जंतु हो या वायु हो या जल हो, कोई भी कारक यदि पुष्प के नर पुष्प के पुंकेसर को लेकर के या पराग कणों को लेकर के मादा की व्रतिकाग्र तक जो पहुंचाने का जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है परागण। परागण का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये एंथर है। तो एंथर से लेकर के जो व्रतिकाग्र, ये व्रतिकाग्र है, ये क्या है, एंथर यानी कि पराग कोश और व्रतिकाग्र यानी कि स्टिग्मा। तो एंथर यानी कि पराग कोश से पराग कणों को व्रतिकाग्र तक पहुंचाने का कार्य जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो परागण की हम बात करें तो इस वैज्ञानिक ने परागण को 2 प्रकारों में विभाजित किया है, 2 प्रकारों में विभाजित किया है। पहला जो परागण होता है वह क्या है, स्वयं परागण, और दूसरा जो है वो कौन सा है, पर परागण। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है स्वयं परागण यानी कि सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन वह होता है जिस पुष्प में नर और मादा दोनों जननांग प्रेजेंट हो, उपस्थित हो, तो उनमें स्वयं परागण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। जैसे हम बात करें सरसों की, सरसों का पुष्प आपने देखा होगा, सरसों का जो पुष्प होता है उसकी संरचना ऐसी होती है। उस सरसों के पुष्प में हमने देखा था कि जो सरसों का जो पुष्प होता है उसमें ऐसी पोजीशन होती है। अब इसमें क्या है,
कि इसमें ये जो है ये क्या है, पुमंग को दर्शाता है, और पुमंग का जो ऊपरा जो सिरा जो हमने बताया था वो क्या है, वृत्ति का, और ये क्या है, एंतर है। तो कहने का मतलब इसमें पुमंग भी है और जायांग भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पुष्प कौन सा है, द्विलिंगी पुष्प है। अब द्विलिंगी से तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि दोनों लिंग प्रेजेंट है। दोनों लिंग कौन कौन से, पुमंग भी हैं और जायांग भी उपस्थित। पुमंग में अपने को जनन की प्रक्रिया में एंथर भाग लेगा, जबकि जायांग में जो प्रक्रिया है उसमें अंडाशय भाग लेता है। तो जितने भी द्विलिंगी पुष्प है उन सभी द्विलिंगी पुष्पों में जो परागण की प्रक्रिया होगी वो कौन से प्रकार से होगी, स्वयं परागण, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन प्रक्रिया के द्वारा ये प्रोसेस संपन्न होगी। उसके बाद में हम दूसरा प्रकार देखते हैं पर परागण, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण। अब पर परागण क्या होता है कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें पुष्प केवल क्या होता है, एक लिंगी होता है, या तो मादा पुष्प होगा या फिर क्या होगा, नर पुष्प होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि मादा पुष्प किसे बोलेंगे, मादा पुष्प किसे बोलेंगे जिसमें केवल जायांग प्रेजेंट हो, यानी कि मादा जननांग जिसमें प्रेजेंट हो तो उसे मादा पुष्प बोलेंगे, यानी कि केवल उसमें जायांग प्रेजेंट है, अंडाशय प्रेजेंट है, उसमें जो एंथर वाला पार्ट है एंड्रोसियम यानी कि पुमंग उसमें प्रेजेंट नहीं है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जितने भी एक लिंगी पादप होते हैं, एक लिंगी पुष्प वाले जो पौधे होते हैं, उन सभी पादपों के पुष्पों में जो जनन की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, पर परागण के द्वारा संपन्न होती है। अब ये तो हो गई बात हमारे पर परागण के प्रकारों की। तो पर परागण को हमने कितने प्रकारों में बांटा है, दो प्रकारों में बांटा है। एक तो होता है स्वयं परागण। स्वयं परागण ऐसा परागण होता है कि द्विलिंगी पुष्पों में होने वाला जो परागण है वो स्वयं परागण है। उदाहरण के लिए जैसे सरसों है, गुड़हल है और भी बहुत सारे पौधे हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें पर परागण क्या होता है, एक लिंगी पुष्पों में पाया जाता है, क्योंकि उनमें केवल एक ही लिंग प्रेजेंट होता है, तो वह प्रक्रिया कहलाती है पर परागण। उसके बाद में हम बात करते हैं एक कि ये जो पर परागण की जो प्रक्रिया होती है वो पर परागण की जो प्रक्रिया कौन कौन से कारकों के द्वारा होती है। तो पहला जो हम कारक हैं वो लेंगे कीट, और कीट में भी हम उदाहरण लेंगे कि साल्विया में कीट, साल्विया में परागण, साल्विया में परागण, साल्विया ये हो गया साल्विया में परागण। अब आपको इस टॉपिक से ये तो पता ही चल गया कि साल्विया का जो पादप है या जो पुष्प है वो एक लिंगी है। एक लिंगी होते ही अपने को ये तो ज्ञात हो गया कि इसका जो पुष्प है वो एक लिंगी है। इसी कारण से इसमें जो परागण हो रहा है वो कीटों के द्वारा हो रहा है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो इसमें कीटों के द्वारा जो परागण है वो किस प्रकार से संपन्न होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि साल्विया में जो परागण होता है वो कैसे होता है। तो साल्विया के परागण की हम बात करें तो साल्विया का जो उदाहरण है वो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कीट परागण। जो जीवीय परागण होता है उसमें सर्वश्रेष्ठ यदि उदाहरण है तो वो कौन सा है, साल्विया है। अब साल्विया में कैसे होता है, साल्विया की आपको संरचना दिखाई दे रही होगी। साल्विया का ये जो पुष्प है ये पुष्प आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। इस पुष्प में जो ऊपरी छोर पर हमने यहाँ पर इसको किसको रेखांकित किया है, एंथर। एंथर को हम क्या बोलते हैं, परागकोश। एंथर को क्या बोलते हैं, परागकोश। तो ये क्या है, ऊपरी जो पार्ट है वो क्या है, परागकोश है। तो ये क्या करेगा, परागकोश यानी कि एंथर, एंथर युक्त जो पुष्प है उस पुष्प के ऊपर सबसे पहले इंसेक्ट यानी कि कीट,
सबसे पहले क्या करेगा, ये कीट इस पुष्प के ऊपर जाकर के बैठेगा और बैठने के पश्चात ये अपना जो मुंह है वो साल्विया के पुष्प के अंदर की ओर आरोपित करेगा। जो जो अंदर की ओर आरोपित करेगा तो एंथर के जो पराग कण हैं वो इस इंसेक्ट यानी कि कीट के जो पंख हैं, इस कीट के पंखों के ऊपर ये आरोपित हो जाएंगे। और कुछ समय बाद में क्या होगा, जब कीट के पंखों के ऊपर ये जो पराग कण हैं वो आरोपित हो जाएंगे तो कीट धीरे धीरे साल्विया के पुष्प से निकलने का प्रयास करेगा। और जो जो धीरे धीरे प्रयास करेगा इसके पंख के ऊपर क्या हो जाएंगे, ये जो है पराग कण आरोपित हो गए और धीरे धीरे ये क्या करेगा, कीट इस पुष्प से धीरे धीरे बाहर निकलने का प्रयास करेगा और ये धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा। तो पहले स्टेप में क्या हुआ कि जो साल्विया का जो पुष्प है उसके अंदर जो कीट है वो अंदर की ओर आरोपित होगा और कीट अपने पंखों के ऊपर एंथर के जो पराग कण हैं उनको अपने पंखों के ऊपर क्या कर लेगा, ये आरोपित कर लेगा। अब इसमें क्या है कि जो इस पुष्प की जो संरचना होती है अत्यंत विशिष्ट प्रकार की संरचना होती है, घड़ी के पेंडुलम की संरचना के समान इसकी संरचना होती है, क्योंकि जो ही इसका मुंह घड़ी की पेंडुलम होता है उससे यदि टकराएगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि एंथर के जो ऊपरी जो भाग है उससे ये जो पराग कण है वो इसके पंख पर गिर जाएंगे और इन पंखों पर गिरने के पश्चात अब ये क्या करेगा, कीट यहां से चला जाएगा और कीट जाकर के और एक मादा पुष्प है जो साल्विया का जो मादा पुष्प है उस मादा पुष्प पर ये कीट प्रवेश करता है। तो ये यहाँ तक इसके क्या हो गए, ये मेल है। इसके बाद में हम ये क्या है, फीमेल पुष्प है। कौन सा पुष्प है ये, फीमेल फ्लावर है। अब ये क्या करेगा, दूसरी स्टेप में यदि हम बात करें, पहली स्टेप ये कंप्लीट हो गया, कीट इसको अपने पंखों के ऊपर ये जो कीट है वो पराग कणों को लेकर के चला गया। उसके बाद में अब क्या होगा, ये अपने जो फीमेल जो फ्लावर है यानी कि मादा पुष्प, उस मादा पुष्प के अंदर ये क्या करेगा, कीट बैठेगा। मादा पुष्प पर क्या करेगा, ये कीट बैठेगा। ये मान लीजिए आप पे यहाँ पर ये क्या है, कीट की संरचना में बना देता हूँ। ये कीट की संरचना है और ये क्या है, इंसेक्ट है, इंसेक्ट। अब ये क्या करेगा, इंसेक्ट जो है ये क्या करेगा, इस मादा पुष्प पर ये पुनः एक पराग कीटों को लेकर के आ गया। अब ऊपरी छोर पर ये क्या है, मादा कीट का जो ऊपरी जो छोर है उसमें ये कौन सा पार्ट है, ये क्या है, स्टिग्मा है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। स्टिग्मा का मतलब क्या होता है, व्रतिकाग्र। तो मादा पुष्प में अब ये जो व्रतिकाग्र है, व्रतिकाग्र धीरे धीरे जो जो इस पेंडुलम को आगे की तरफ ये खिसकाएगा तो ये जो ऊपर जो स्थित जो स्टिग्मा है वो स्टिग्मा क्या करेगा, जो मादा जो पुष्प है इस मादा पुष्प से ये टच करेगा और उसके बाद में कीट के जो पंख हैं उस कीट के पंखों पर आरोपित जो पराग कण है उस पराग कणों से ये क्या करेगा, स्पर्श करेगा। तो ये जो पराग कण हैं वो क्या करेंगे, ये पराग कण व्रतिकाग्र पर पहुंच जाएंगे। ये इसकी क्या है, व्रतिकाग्र है। अब ये मान लीजिए आपकी ये जो व्रतिकाग्र है मादा फ्लावर की, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, ये जो पराग जो कण हैं वो इस पंख के द्वारा ये पराग कण किसमें प्रवेश कर जाएंगे, व्रतिकाग्र में पहुंच जाएंगे। अब आगे की आप प्रोसेस जानते हो कि हमने पहले ये जो कीट आया और ये व्रतिकाग्र के पास में इसके पराग कणों को डाल दिया। अब क्या होगा, जो व्रतिकाग्र जो होती है वो व्रतिकाग्र क्या करेगी, अब जैसे मान लीजिए ये सिचुएशंस आ गई, उसके बाद में हम यदि बात करें तो जैसे मान लीजिए ये व्रतिकाग्र है, तो ये व्रतिकाग्र क्या, अब ये इस व्रतिकाग्र में ये जो
पराग जो कण है वो इस वृत्तिकाग्र में यहाँ पर आरोपित हो जाएंगे। अब धीरे धीरे ये क्या करेगा कि ये जो वृत्तिकाग्र जो है, वृत्तिकाग्र का मुंह धीरे धीरे खुलेगा, यानी कि इसका मुंह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। उसके बाद में ये जो पराग कण है वो वृत्तिका से प्रवेश, यानी कि वृत्तिका नलिकानुमेय संरचना है, तो इसमें धीरे धीरे ये प्रवेश करके और ये कहाँ चले जाएंगे, अंडाशय के पास में चले जाएंगे। अब चूंकि हम जानते हैं कि जो मेल जो गैमेट होता है वो क्या होता है, ये जो है वो क्या है, एन है, और जो ओवरी का जो है अंडाशय जो है वो भी क्या है, एन है। तो ऐसी सिचुएशंस क्या बनेगी, एन प्लस एन बराबर क्या हो जाएगा, 2n। 2n हम जानते हैं कि किसका निर्माण हो जाता है, जाइगोट या निषिक्तांड का निर्माण हो जाता है। तो इसमें किस प्रकार से ये जो संपूर्ण जो प्रोसेस हुई साल्विया में हमने परागण पढ़ा है, इसमें सबसे पहले स्टेप में क्या करेगा, कीट सबसे पहले प्रवेश करेगा, कौन से पुष्प पर, नर पुष्प पर, साल्विया के नर पुष्प पर प्रवेश करेगा, और उसके बाद में अपने मुंह को आगे की तरफ घुमाएगा। घुमाने के पश्चात इसमें जो एंथर होता है उस एंथर से ये टच करेंगे इसके पंख, और एंथर से टच करते ही जो एंथर में जो पराग कण है वो परागकण इस कीट के पीठ के ऊपर जो पंख बने हुए हैं उन पंखों पर आरोपित हो जाएंगे। उसके पश्चात क्या करेगा, ये कीट धीरे धीरे इस पुष्प से बाहर निकल जाएगा। अब देखिए ये क्या हो गया, ये कीट बाहर निकल गया। उसके बाद में ये कीट बाहर निकल करके दूसरे मादा फ्लावर में प्रवेश करेगा और स्टिग्मा से ये जो पराग कण है वो क्या हो जाएंगे, आंतरिक छोर पर चले जाएंगे, और इस प्रकार ये पराग कण यहाँ पर वृत्तिका से वृत्तिका और वृत्तिका से बाद में अंडाशय तक प्रवेश कर जाएंगे। और इस प्रकार एन था मेल गैमेट और एन ही क्या था, फीमेल गैमेट। इस प्रकार एन प्लस एन बराबर 2n, यानी कि जाइगोट का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार साल्विया में कीट परागण संपूर्ण होता है। आगामी क्लास में हम एक दूसरा जो फ्लावर का जो उदाहरण है उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।